वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग जो 71 बीपीएससी मेंस, ठीक है, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर जो है कंप्लीट किया है, जिसमें मधुबनी 8, ठीक है, मधुबनी 8 हम लोगों ने पढ़ा है। 38 नंबर का टोटल कंटेंट हम आपको दिए थे। आज है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पटना कलम। पटना कलम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 38 नंबर में सवाल आता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू उठाकर देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पटना कलम 8 में 38 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो 38 नंबर का सवाल के लिए 38 नंबर का कंटेंट भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, हर एक डायमेंशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इंट्रो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है उसका, करंट पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है, चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, डेक्लाइन कैसे किया, हर एक डायमेंशन को हम लोग देखेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ पिक्चर को भी देखेंगे, कंपेयर भी करेंगे मुगल आर्ट से पटना कलम को। पहले थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे। पटना कलम क्या कहानी है, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। एक बार आप समझ लो, आपको याद हो जाएगा। आपको शुरुआत कहाँ से करना है? शुरुआत करना है मुग़ल कोर्ट से। कहाँ से? मुग़ल कोर्ट से। मुग़ल कोर्ट में जो है वो आर्टिस्ट जो पेंटिंग करता था, तो जहांगीर के टाइम में, कौन? जहांगीर के टाइम में अच्छा खासा फ्लरिश किया, ठीक है। लेकिन जब औरंगज़ेब का टाइम आया, तो औरंगज़ेब के टाइम में आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन करने लगा। क्यों डिक्लाइन करने लगा भैया? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि औरंगज़ेब जो है फंडामेंटलिस्ट था, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पेट्रोनाइज नहीं किया। जब ये डिक्लाइन करने लगेगा, तो अपने लाइवलीहुड के लिए आर्टिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो मुर्शिदाबाद पहुँचे। कहाँ? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बोले तो बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। मुर्शिदाबाद के बाद जो है वो इन लोग पहुँचा भैया पटना, ठीक है, पटना। जब इन लोग मुग़ल कोर्ट में था, बातों को समझना ध्यान से, तो यहाँ पे बनाता था रॉयल आर्ट। कौन सा आर्ट? तो रॉयल आर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? रॉयल पीपल का जो है वो पोर्ट्रेट बनाया जाता था, पेंटिंग बनाया जाता था। लेकिन जब पटना में आए इन लोग, तो यहाँ पे बुनियाद रखा कॉमन पीपल का। क्या? कॉमन पीपल का पोर्ट्रेट आर्ट पेंटिंग बनाना शुरू हुआ। तो जब यहाँ पे ये बनना शुरू हुआ, तो आप ये देख सकते हो कि रॉयल आर्ट से, यानी कि रॉयल पेंटिंग से कहाँ तब्दील हो गया भैया? कॉमन पीपल पे सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रॉयल से आ गया कॉमन पीपल के पास। मतलब ये एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे इसको? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट, ठीक है। अच्छा सेंटेंस है, इस्तेमाल करो। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट हो गया। रॉयल से कहाँ गए हम लोग? कॉमन पीपल के पास। लाइव पिक्चर जो है वो, लाइव पिक्चर का पेंटिंग बनाया जाता था पटना क्लब में, ठीक है। पटना वाले एरिया में, पटना हो गया, आरा हो गया, दानापुर हो गया, गया में भी, ठीक है, एविडेंस है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया कहानी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लो या ओरिजिन कर लो। उसके बाद हम लोग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या फीचर्स पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। फीचर्स के बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये कॉन्फ्लुएंस है किसका किसका भैया? तो 3 का। एक तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। बातें जो पहले समझ लेते हैं, चीज़ों को सलीके से समझ लेते हैं। अगर बातें जो है याद रहेगी तो मेंस में आप लिख सकते हो, अगर राइटिंग स्किल है तो। करना क्या? देखो, मुग़ल से तो ईजाद हुआ ही हुआ, ये बेस तो सारा मुग़ल ही रहेगा। अब देखो यूरोपियन कैसे आ गया बीच में भैया? यूरोपियन कैसे आ गया बीच में? इसलिए क्योंकि इन लोग जो है वो डिमांड क्रिएट कर दिया इसका। तो जो बंदा डिमांड क्रिएट करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, होगा या नहीं होगा? फिर कॉमन पीपल को बेचना है इन लोगों को, तो कॉमन पीपल, मेन सब्जेक्ट तो कॉमन पीपल का ही है, तो भैया लोकल आर्ट, ठीक है। तो ये तीनों का कॉन्फ्लुएंस था। मुग़ल तो बेस था ही, यूरोपियन डिमांड क्रिएट कर दिया,
इन लोग जो है वो अच्छा खासा ऑर्डर दे दिया करता था कि इतना हम लोग को जो है वो चाहिए, इस तरीके का पेंटिंग, ठीक है, जो भी वो डिस्क्राइब किया उस तरीके का पेंटिंग जो है वो आर्टिस्ट लोग बनाकर दे दिया जाता था। तो यूरोपियन क्या किया, मार्केट बनाया, इसीलिए इसको कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, कंपनी पेंटिंग भी कहते हैं। और लोकल जो इसलिए आ गया इसमें क्योंकि लोकल सब्जेक्ट ही हमारा लोकल था। कहानी कोई फिशिंग कर रहा है, ठीक है, कोई पालकी उठा रहा है, मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम फेस्टिवल जो होता है उसका पिक्चर, फिर उसके बाद छठ पूजा का। तो इस तरीके का पिक्चर जो है वो बनाया जाता था, पेंटिंग बनाया जाता था पटना कलम में। तो ये एक फीचर्स है। उसके बाद मुग़ल, ठीक है, मुग़ल वर्सेस पटना कलम में बेसिक डिफरेंस क्या है। मुग़ल में क्या होता है भैया, एकदम ध्यान से सुनना, बॉर्डर की कहानी, ठीक है, बॉर्डर जो है उतना ही ध्यान दिया जाता था जितना ध्यान दिया जाता था सब्जेक्ट पे, ठीक है, जो मेन यहाँ पे पिक्चर बनने वाला है उतना ही इम्पोर्टेंट ये होता था जितना होता था क्या, बॉर्डर और बैकग्राउंड, ये इक्वली इम्पोर्टेंट था। लेकिन पटना कलम में कहानी ये है कि पटना कलम में मेन जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे है। हम बॉर्डर पे ध्यान नहीं देंगे, हम जो है वो ध्यान नहीं देंगे बैकग्राउंड पे, वाइट छोड़ देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, वाइट कलर देंगे या ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये था मेन डिफरेंस मुग़ल पेंटिंग में और पटना कलम पेंटिंग में, यहाँ से यहाँ तब्दील हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका कलर क्या क्या इस्तेमाल होता है, कलर कैसे बनता था, फ्लावर से बनता है, ठीक है, मिनरल से, ठीक है, फ्रूट से, ठीक है। कजली स्याही के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स देखेंगे, कजली स्याही क्या कहानी है। कजली स्याही बहुत फेमस है, कजली स्याही इसमें क्या होता था, देखो अब किसी चीज़ का अगर पिक्चर बनाना है, आपको पोर्ट्रेट बनाना है, तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए इसका कंटूर बनाना पड़ेगा, ठीक है, लाइनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था। क्या होता था, कोई पेंसिल का यूज़ नहीं, नो यूज़ ऑफ द पेंसिल, कोई पेन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीधा पेंट उठाया भैया यहाँ से और सीधा ब्रश उठाया यहाँ से, ठीक है, और सीधा पेंटिंग शुरू। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते थे भैया, इस कॉन्सेप्ट को कहते थे कजली स्याही, कजली स्याही, ठीक है। ब्रश उठाए और पेंट करना शुरू कर दिए। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पेंसिल, पेन, नथिंग, कोई कंटूर बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके जो पिक्चर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, जैसे पॉइंटेड नोज़ हो गया, गॉन्ट फेसेस, ठीक है, बिग मॉस्टेक। तो इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फीचर्स के बाद हम लोग देखेंगे सोशियो, ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्या क्या सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डेक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 4 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज की वजह से कैसे डिक्लाइन किया। फिर उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या कहानी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे जो है वो डिक्लाइन किया। उसके बाद लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इस तरीके से जो है वो 4 पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस क्या है इसका, एंड प्रिजर्वेशन के बारे में। हर एक डायमेंशन बोला गया है तो हर एक डायमेंशन को ही कवर किया। एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप आंसर लिखोगे ज़रूर, ठीक है। इसमें मेन जो पॉइंट है वो मिल्डर आर्चर, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। मिल्डर आर्चर के 2 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट भी कोट कर दिए तो काम आपका हो गया। फिर चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन वगैरह देखेंगे। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहले थोड़ा पिक्चर हम लोग देख लेते हैं ताकि बातें जो है समझ में आए कि क्या कहानी है। देखो आप अब ध्यान दो, एक एक करके पिक्चर को देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चलते हैं नोट्स पे। ये देखो कॉमन पीपल का बनाया जाता था आर्ट, तो सिंपल सी बात है। देखो कॉमन पीपल ये क्या कर रहा है भैया, लोहार है, ठीक है, ये अपना काम कर रहा। और ध्यान दोगे तो भैया गॉन्ट फेसेस, गॉन्ट फेसेस का मतलब क्या हुआ कि जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका जैसा फेस होता है उसको क्या कहते हैं, गॉन्ट फेसेस। जैसे कि लगता है जैसे कि खाना नहीं खाया हो, बहुत काम किया हो, परिश्रम कर रहा है, तो उस तरीके का फेस जो है वो बनाया जाता था। स्लिम बॉडी हुआ करता था, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकली क्या होता था, इन लोग स्लिम होता था,
जिसको लीन कहते थे, ठीक है। मॉस्टेक, बिग मॉस्टेक हुआ करता था। तो किसी भी पिक्चर को आप ये नहीं देखोगे कि बहुत मोटा किसी को बनाया गया है, ठीक है, फैटी बनाया गया है, नहीं, स्लिम हुआ करता था। देखो ये सब जो है वो गौर करने की बातें हैं, ये सब फीचर्स में आ गया। अब एक एक करके फीचर्स को इसको अलग अलग नहीं करेंगे कि मॉस्टेक अलग था तो गॉन्ट फेसेस था, एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे, बहुत सारा चीज़ लिखना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और भी देखो, ये मुगल पेंटिंग है। अब ये मुगल पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, देखो मुगल पेंटिंग में आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो बैकग्राउंड कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, बॉर्डर देखो कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, तो ये सब खासियत है मुगल पेंटिंग का। बट अगर हम देखते हैं पटना कलम को, तो पटना कलम में कोई नहीं, वाइट है, ठीक है, कोई बॉर्डर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और भी पिक्चर को देखते हैं, देखो ये कोई बॉर्डर नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई ज़्यादा बैकग्राउंड का ज़्यादा कहानी नहीं, सिंपल सा सब्जेक्ट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। देखो यहाँ पे भी देखो गॉन्ट फेसेस, स्लिम बॉडी, ठीक है, फिजिकली जो है वो स्लिम है। और ये कॉमनली क्या कर रहा है भैया, वो दर्शाया गया इस पिक्चर में, मतलब जनरल पिक्चर। यहाँ पे देखो मार्केट की कहानी है कि मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, ठीक है, मार्केट का पिक्चर है। पालकी, देखो पालकी, कॉमन पीपल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, क्या क्या कहानी एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब कंपनी पेंटिंग क्या है, रीजनल ऑफशूट ऑफ द मुगल पेंटिंग, ये सब कहानी तो हम लोगों ने देख ही लिया कि मुगल पेंटिंग से सारा कहानी जो है वो आगे बढ़ा है। देखते हैं क्या क्या हम लोग को लिखना है 38 नंबर में। तो पूरा 38 नंबर का कंटेंट आपको देंगे, ठीक है, लगभग 4 पेज में है। जिस तरीके से भी सवाल आएगा आप बना दोगे, ठीक है, छूटने का नहीं है सवाल, किसी भी सूरत हाल में ये सवाल छूटेगा नहीं। कम नंबर भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट, हर एक चीज़, हर एक डायमेंशन जो इंक्लूड किया गया, इतना कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ रहे होगे पेड लेक्चर आप देख लेना, फिर इससे मिला लेना क्या कहानी है। शुरू करते अपनी कहानी को। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको, पटना कलम ऑल्सो नोन एज द कंपनी पेंटिंग, बता चुके हैं, ठीक है, यूरोपियन का इन्फ्लुएंस था उसमें, ठीक है। और पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, इज ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग डेट फ्लरिश्ड इन बिहार वाले एरिया में, पर्टिकुलरली इन पटना। देखो जो है वो खास जगहों का भी नाम इसमें मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे। पटना हो गया, सराउंडिंग एरियाज, ठीक है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ देखो दानापुर, आरा, गया, ठीक है गया वाला भी एरिया था। 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी द प्रिंसिपल सेंटर्स वेयर दी, कौन कौन सा, पटना हो गया, दानापुर, आरा, गया, ठीक है। पटना कलम इमर्ज्ड एज ए रीजनल ऑफशूट ऑफ द मुगल पेंटिंग, यहीं से तो कहानी शुरू है कि रीजनल ऑफशूट था मुगल पेंटिंग का, ठीक है। बट डेवलप्ड विद इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ब्लेंडिंग इंडिजीनियस ट्रेडिशन विथ यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस अंडर कॉलोनियल पैट्रोनेज। क्या सेंटेंस है, ज़बरदस्त है, ठीक है। इंडिजीनियस ट्रेडिशन हम लोगों ने उसमें लाया, ठीक है, यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी था, शैडो वगैरह, लाइटिंग वगैरह, तो ये सब कहाँ से, यूरोपियन से। पढ़ेंगे हम लोग उस सब सारी चीज़ों के बारे में। तो ये था स्मॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओरिजिन के बारे में हम लोगों ने देखा है, ठीक है, कैसे कैसे कहानी, कैसे कैसे माइग्रेट होकर मुर्शिदाबाद से फिर माइग्रेट होकर पटना, पटना में कैसे जो है वो कॉमन पीपल का बनाया जाने लगा। मुगल पेंटिंग में तो रॉयल आर्ट बनाया जाता था, यहाँ से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट कह सकते हैं इसको एक लाइन में। इसमें देखते हैं क्या कहानी। आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ द मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग का डेक्लाइन होने लगा था औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। द रेन ऑफ द औरंगजेब सेवरल आर्टिजन्स माइग्रेटेड टू मुर्शिदाबाद, ठीक है। जो आपको जो डिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसी को जो है अच्छा सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लोगे, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, ताकि बार बार आप पढ़ सको। ड्यू टू दी एंटी हिंदू अप्रोच एंड इट्स पॉलिसीज, औरंगजेब के बारे में किसको नहीं पता। लेटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद दे माइग्रेटेड टू पटना, फिर इन लोग पटना माइग्रेट किया। ड्यू टू दी प्रोसिक्यूशन ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश दे स्टार्टेड देयर यूनिक थीम ऑफ द पेंटिंग बेस्ड ऑन द मुगल पेंटिंग, पैट्रोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसीलिए इसको क्या कहते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स एंड लोकल सिटीज, गिविंग इट नेम द कंपनी पेंटिंग। यूरोपियन लोग का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा जिसकी वजह से इसको कंपनी पेंटिंग भी कहा जाने लगा। ये था
कहानी ऑरिजिन की किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किएगा। फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। डायरेक्ट फीचर्स के बारे में पूछा गया, 8-9 फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सब अलग अलग पढ़ेंगे। अब ऐसा ना होगा कि कई बुक में आपको मिलेगा कि एक ही बात को 3 लाइन में बताया गया और 3 पॉइंट, ये सही नहीं है, इस तरीके से नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक बात को 1 लाइन में बोल दिए, बहुत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पहला कहानी क्या, पहला फीचर्स क्या है। पहला फीचर्स के बारे में हम लोग लिखेंगे कि भैया पटना कलम वाज ए क्लासिकल कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल, यूरोपियन और लोकल आर्ट। सिंपल सा है, एक सेंटेंस हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। क्या मुगल का, यूरोपियन का इन्फ्लुएंस होगा, जैसी बात यूरोपियन मार्केट जो है वो क्रिएट हो रहा है लोकल आर्ट के लिए। उसके बाद ये लोकल आर्ट, लोकल पीपल का सब्जेक्ट मेन तो यही था, तो तीनों का कॉन्फ्लुएंस था, मुगल का, यूरोपियन का और लोकल आर्ट का। अब क्या मुगल का तो बेस पूरा है ही, यूरोपियन का क्या कहानी है, यूरोपियन का हम लोगों ने शैडो लिया है, ठीक है, और शैडो के बाद लाइटिंग, ये 2 चीज़ यूरोपियन से लिया गया, ठीक है। पटना आर्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैनवा। अभी कैनवा क्या कहानी है, जहाँ पिक्चर बनाया जाता है, जहाँ पे पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैनवा। जैसे पेपर पे किया गया, पेपर क्या हो गया, कैनवा हो गया, ठीक है। क्लॉथ पे किया गया, क्लॉथ क्या हो गया, कैनवा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कैनवा क्या क्या था, पेपर, क्लॉथ, एलिफेंट टीथ, माइका एंड अदर्स। लिखते चले जाओ साथ साथ में, बेटर है। पीटी के लिए तो आपको नोट्स दे ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए सीरियस स्टूडेंट जो है वो साथ साथ में लिखते चले जाएं, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। समझते चले जाओ, लिखते चले जाओ। समझा दिए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, अब आराम से लिखते चले जाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा फीचर्स क्या हम लोग पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पटना आर्ट ऑल्सो रिवेल्स सम काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी, इट कैप्चर इंडियन विलेजेस इन टोटलिटी, मीन्स मेन एंड वीमेन विद देयर ऑक्यूपेशन। कौन क्या काम करता था, सीधा कैप्चर कर लेता था ये लोग। मतलब उस सिंपल सा बात एक लाइन में कहें तो लाइव पिक्चर जो है वो बनाता था, लाइव पोर्ट्रेट बनाता था, लाइव पेंटिंग बनाता था। कारपेंटर का जैसे बार्बर ले लो, ठीक है, स्वीपर ले लो, फिशिंग ले लो, ठीक है ना, पॉटरी मेकिंग, ये सब कहानी है, ठीक है। दे ऑल्सो पोर्ट्रेट वेरियस बाजार ट्रेड्समैन एंड क्राफ्ट्समैन, रूरल फेयर्स, ठीक है, रूरल फेयर्स लग रहा है जिसका पिक्चर जो है बना दिया। रिलीजियस फेस्टिवल, इसका पेंटिंग बना दिया। छठ पूजा का पेंटिंग बना दिया, होली का, ठीक है, मुहर्रम का, बोट्स ऑन गंगा, गंगा में कोई बोट चला रहा है उसका पिक्चर। तो ये सब कहानी है किसका, पटना कलम का। तो तीन फीचर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको 2 लाइन में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि एक पॉइंट में ये लिख रहे हैं ऑक्यूपेशन वगैरह कारपेंटर और फिर दूसरे में ये लिख रहे हैं छठ पूजा मुहर्रम। चीज़ों को जो है एक पॉइंट में ही क्लियर करो, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है खामखा। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। द कलर एंड लाइन यूज्ड इन पटना कलम वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम, किस इंस्पायर्ड है, मुगल पेंटिंग से, बेसी मुगल पेंटिंग है। हाउएवर देयर वाज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग इन मुगल पेंटिंग, ठीक है, बैकग्राउंड और बॉर्डर्स। बार बार एक ही बात को आपको बताएं कि बैकग्राउंड और बॉर्डर्स जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था जितना इम्पोर्टेंट उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स वेर इक्वली इम्पोर्टेंट एज सब्जेक्ट, ठीक है। यही बात को जो है वो अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। पेंटिंग द बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स इन पटना कलम, पेंटिंग एंड बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स वेयर नॉट मच सिग्निफिकेंट। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि बैकग्राउंड क्या है, बॉर्डर क्या है, कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक है। कलर वॉज यूज टू बी इधर वाइट और द प्लेन यूज़ कर लिया। मेन हमारा क्या होता था, सब्जेक्ट होता था। जो हम पिक्चर बनाने वाले हैं, जो पेंटिंग करने वाले हैं जिसका, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे हम, बैकग्राउंड पे और बॉर्डर पे ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, ठीक है। 5वां नंबर देखते हैं, द यूज़ ऑफ शैडो एंड लाइटिंग। यही बात आपको बार बार जो है कह रहे हैं कि भैया शैडो और लाइटिंग जो है किससे इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश स्टाइल से। इन द पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच इज़ नॉट सीन इन अदर इंडियन आर्ट फॉर्म्स, जो कि दूसरे आर्ट फॉर्म में नहीं दिखता है, ठीक है। एक बार ज़रा पिक्चर देख लेते हैं हम लोग ताकि जो है चीज़ें आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो, अब शेडो वगैरह जो इसका इस्तेमाल हो रहा है ये सब यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट क्या है फीचर्स में, छठा, द कलर्स यूज्ड इन पटना कलम पेंटिंग वेयर मोस्टली मेड फ्रॉम द मिनरल्स
फ्लावर्स और फ्रूट्स। लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सिंपल सिंपल सा सेंटेंस है। द पेंटिंग वेर डायरेक्टली पेंटेड विद द ब्रश, ठीक है, इसी को कजली स्याही कहते थे। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द पेंसिल पेन नथिंग, कोई कंटूर बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधा पेंट उठाएं और पेंटिंग, सीधा ब्रश उठाएं और पेंट लिए और शुरू हो गए, मतलब पेंटिंग बनाना शुरू, ठीक है। विदाउट यूजिंग द पेंसिल टू कंटूर द पिक्चर, दिस टेक्निक वाज कॉमनली नोन एज कजली स्याही। इसी को कजली स्याही करते थे। अब एक ही बात को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कजली स्याही मीन्स देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द पेंसिल पेन और नथिंग, कोई कंटूर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंटूर का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ का अगर पिक्चर बनाना है, पालकी बनाना है, तो इस तरीके से लाइन जो है वो नहीं ड्रॉ किया जाएगा, सीधा पेंटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी इंसान को बनाना है तो इस तरीके से जो हम ड्रॉ किया है यहाँ पे, उस तरीके से जो है कंटूर नहीं बनाया जाएगा, सीधा जो है ब्रश उठाएंगे और उसका पेंटिंग शुरू कर देंगे कैसे बनाना है, ठीक है, सीधा पेंटिंग शुरू कर देंगे। इसी को क्या कहते थे? कजली स्याही कहते थे। द फीचर्स ऑफ द फिगर कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉइंटेड नोज, देखो पॉइंटेड नोज हुआ करता था, हैवी आईब्रोज, आईब्रोज जो हैवी, लीन, ठीक है, फिजिकली स्लिम, ठीक है, बिग मॉस्टेक और गॉन्ट फेसेस, ठीक है। सिंपल सी चीज़, ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखो इंपॉर्टेंट है, पटना कलम रिफ्लेक्ट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट, ठीक है। इसको जो है हम फीचर्स में डाल दिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे? फॉर द कॉमन पीपल अबाउट द कॉमन पीपल। रॉयल आर्ट था, ठीक है, जिसको तब्दील कर दिया गया किसमें? कॉमन पीपल के आर्ट में, अबाउट द कॉमन पीपल। तो इसी को क्या कहेंगे? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, दिमाग में आया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। सोशियो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अभी इतनी सारी चीज़ें जो है कोई और करवाएगा ना, लेकिन हर एक डायमेंशन का मतलब हर एक डायमेंशन को यहाँ पे टच किया गया है। किसी भी कभी भी किसी तरीके से मॉडिफाइड करके अगर पटना कलम से सवाल पूछ दे, सिर्फ पटना कलम ना लिखे, अगर यही पूछ दे इसको सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इसमें लिखना क्या है। एक बार आप देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, एक बार लिख लोगे तो चीज़ें दिमाग में रहती है, ठीक है। तो देख लो क्या क्या करना है इसमें। सोशियो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रोवाइड्स विजुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का तो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन देता है, ऑक्यूपेशन एंड द ट्रेडिशन ड्यूरिंग कॉलोनियल ट्रांजिशन में क्या कैसा सोसाइटी था उसको दिखाता है, क्योंकि लाइव पिक्चर यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है। सिम्बोलाइजेज क्या क्या? मुगल आर्टिस्ट लिगेसी, पता चलता है इससे क्या लिगेसी था उसका। ब्रिटिश फोक कल्चर, बिहारी फोक कल्चर और यूरोपियन नेचुरलिज्म। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। पटना कलम पेंटिंग एडेप्टेड टू मार्केट नीड्स एंड डिमांड, बिल्कुल सही जवाब है। अब इस डिमांड जब होगा तो क्या होगा? जो डिस्प्लेस्ड मुगल कोर्ट से जो निकला है आर्टिस्ट, उसको लाइवलीहुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। यही तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पटना कलम पेंटिंग एडेप्टेड टू मार्केट नीड्स एंड द डिमांड, ठीक है। रिजल्टेड इनटू क्या? लाइवलीहुड टू डिस्प्लेस्ड मुगल पेंटर्स। एक्ट एज एन एथनोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द कॉलोनियल एरा ऑफ बिहार, यूजफुल फॉर हिस्टोरियंस एंड सोशियोलॉजिस्ट। सिंपल सी चीज़ है। इट इज़ सेकुलर इन करेक्टर, सेकुलर है करेक्टर में, किसी खास चीज़ का नहीं। मुहर्रम का भी मिलेगा आपको तो छठ पूजा का भी मिलेगा, छठ पूजा का भी मिलेगा, ठीक है। नो रिलीजियस बायस, ठीक है। डिपिक्टेड पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड बैकग्राउंड्स। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे किसमें? सोशियो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में 4-5 पॉइंट जो भी है आप लिख लो, ठीक है। डिक्लाइन कैसे किया, ठीक है, 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इस तरीके से आप लिखोगे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के लिखोगे तो बेटर है, फ्लो चार्ट वगैरह। पहला क्या कहानी है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या हुआ? राइज ऑफ फोटोग्राफी इन द 19th सेंचुरी रिड्यूस डिमांड फॉर हैंड पेंटेड पोर्ट्रेट्स। अब कॉमन सेंस की बात है, जब फोटोग्राफी आ गई भैया, तो अब जो लाइव पिक्चर जो है कैप्चर किया जा रहा है, जो पेंटिंग बनाया जा रहा है, तो अब वो तो निकाल ही देगा वो फोटोग्राफी के जरिए, तो इसका मार्केट धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है भैया? लॉस ऑफ ब्रिटिश पैट्रोनेज एंड एब्सेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट।
रिजल्टेड इनटू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फॉर आर्टिस्ट। सिंपल सी चीज़ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्रिंटेड लिथोग्राफ्स रिप्लेस्ड हैंडमेड आर्ट्स, रिप्लेस कर दिया लिथोग्राफ्स। अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला नहीं थी क्या, नो और ऑर्गेनाइज्ड स्कूल्स, कोई डेडिकेटेड स्कूल नहीं था इसका, ठीक है। आर्ट गिल्ड्स वेर द क्रिएटेड टू प्रिजर्व द लीगेसी। तो ये सब क्या था, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लिथोग्राफ रिप्लेस कर दिया इसको, हैंडमेड पेंटिंग को। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर क्या है भैया, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो गया आर्टिस्ट लोग का, ठीक है। राइज ऑफ द फोटोग्राफी की वजह से क्या हुआ, इसका डिमांड धीरे धीरे घटने लगा। तो ये था रीज़न किसका डिक्लाइन होने का, किसका, पटना कलम पेंटिंग का। आगे चलते हैं, खींचने की ज़रूरत नहीं है, लिखते चले जाओ आराम से, ठीक है। कंटेम्प्रोरी आप पॉज करके भी लिख सकते हो, कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस एंड प्रिजर्वेशन। देखो इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से सवाल पूछ दिया कि इसका कंटेम्प्रोरी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। अब बीपीएससी ऐसा नहीं कि हर बार सिर्फ पटना कलम लिख के छोड़ देगी, हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना आपको, कम से कम एक बार तो आपको देख के ही जाना है कि लिखना क्या है। अब सब भैया ऐसा नहीं होगा कि वहीं पे जाओगे वहीं पे सब याद कर लोगे, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है। एक बार नोट्स में आपके पास ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी पूछेगा हम लिख देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा सवाल, कुछ किसी भी तरीके से बनाएगा तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। कुछ भी पूछे, चैलेंजेस पूछे, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहला हम लोग देखेंगे, 4-5 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या भाई, म्यूज़ियम कलेक्शन, क्या रेलेवेंस है, म्यूजियम कलेक्शन है कि नहीं इसका भैया। पटना म्यूजियम में रखा हुआ, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में रखा हुआ, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट रह रहा तो जाकर वहाँ देख सकता है, ठीक है। ब्रिटिश लाइब्रेरी कलकत्ता म्यूजियम में। तो ये सब कहानी है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है, एग्जीबिशन अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर बिहार कला परिषद। अब ये लिख दोगे क्या, नंबर नहीं मिलेगा, इतना कौन सोचता है, लेकिन आपको सोच के चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि दूसरों से तो आगे निकलना है आपको। इंक्लूजन इन बिहारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन, 2 पॉइंट लिख दिए। इतना सारा करवाने का मेरा रीज़न ये है कि आपको 2-3 पॉइंट भी याद रहा तो काम चल जाएगा, ठीक है। स्कॉलरली इंटरेस्ट, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, कैसे, आर्ट हिस्टोरियंस लाइक, 1-2 का नाम कम से कम इस तरीके से याद रखना ज़रूरी हो जाता है, नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा उससे, ठीक है। मिल्डर्ड आर्चर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। YK शर्मा और RP श्रीवास्तव, ठीक है। स्टडीड एंड कैटलॉग्ड मेजर वर्क्स। मिल्डर्ड आर्चर जो 2 स्टेटमेंट कहा है किसके बारे में, पटना कलम आर्ट के बारे में। दोनों याद कर लो, दोनों लिख दोगे सबसे ज़्यादा बेटर है। एक भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। इधर कोई सोचता नहीं है जिधर आपको सोचना है, ठीक है। यही तो मेरा काम है। आगे चलते हैं, क्या कहा भैया, कॉल्ड पटना कलम इज ए फोक रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे इंडिया इन कलर एंड लाइन। क्या सेंटेंस बोला, ठीक है। फोक रिकॉर्ड है पटना कलम, एवरीडे क्या हो रहा है सोसाइटी में। ऑल्सो सेड, और क्या बोला ये, कि पटना कलम इन द मिरर ऑफ इंडियाज कॉमन लाइफ इन ब्रश एंड वाटर कलर, ठीक है। पटना कलम इज द मिरर ऑफ, किसका मिरर है, मिरर ऑफ इंडियाज कॉमन लाइफ। कॉमन पीपल जो है क्या कर रहा है, कॉमन लाइफ कैसे चल रहा है, उसका ये मिरर इमेज एक समझ लो, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, मिल्डर्ड आर्चर। याद रखना, भूलने की ज़रूरत नहीं, 2 बार लिख लो लेकिन याद कर लो, दूसरों से आगे निकलना है तो। इन ब्रश एंड द वाटर कलर, 2 जो है ये सेंटेंस आपको बताएं जो कहा गया किसकी तरफ से भैया, मिल्डर्ड आर्चर नाम का आर्टिस्ट था उसकी तरफ से। तो ये दोनों आप याद कर लो, स्टेटमेंट बेटर होगा। मॉडर्न एडेप्टेशन की क्या कहानी है, कंटेम्प्रोरी आर्टिस्ट इन पटना नालंदा आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ पटना कलम मोटिव्स यूजिंग मॉडर्न मीडियम्स। ये सब लिखोगे बेटर है। ट्रेनिंग वर्कशॉप एंड आर्ट फेयर्स, ठीक है, रिवाइव इंटरेस्ट एमंग द यूथ, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्डर आर्चर का लिख लो आप, गवर्नमेंट एफर्ट्स लिख लो, देखिए ये आप लिखो बिहार कला परिषद, और उसके बाद जो है ये म्यूज़ियम कलेक्शन का ये पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट याद रहा, बहुत हो गया। उसके बाद चैलेंजेस अहेड, क्या क्या प्रॉब्लम था। अब इस तरीके कोई भी चैलेंज है, 1 पॉइंट तो पहले ये डाल लो कि भैया जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, मिलता तो आगे बढ़ता। जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं हो पाया, लैक ऑफ दी, और इसका इम्पोर्टेंस भी पता नहीं था लोगों को,
ठीक है। फोटोग्राफी आया तो अब फोटोग्राफी आया तो फिर इस कहने का मतलब है कि मधुबनी पेंटिंग क्यों बच गया, इंपॉर्टेंस करार दिया गया ना गवर्नमेंट की तरफ से। लैक ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द सर्वाइविंग आर्टिस्ट, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाए। मिनिमल पब्लिक अवेयरनेस कंपेयर टू द मधुबनी आर्ट, अब मधुबनी आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दी, वो बच गया। लेकिन पटना कलम के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं है, कहानी नहीं है आपका, अब म्यूज़ियम में रखा हुआ है। नीड फॉर द, जो एक का दुक्का जहाँ भी सर्वाइव कर रहा होगा तो उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है ही नहीं। डिजिटल आर्काइविंग एंड एकेडमिक इंक्लूजन, लैक ऑफ द इंटरेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द फेमस आर्टिस्ट। देखो इसको चैलेंजेस अहेड में डाल दिए हैं, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करो सारी जगह फिट हो जाएगा। रिलेटेड टू पटना कलम आर्ट लाइक शिवलाल, शिव दयाल, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, इन लोगों को इंतकाल करने के बाद कोई ख़ास बंदा आया ही नहीं जो इसको आगे बढ़ा सके, ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस था, ध्यान देना चाहिए था गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे चलते हैं। वे फॉरवर्ड में 5 पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। कैसे याद रखना आपको, इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन तो है ये TEA, ठीक है। कहाँ पीना है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पीना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन हो गया एक, टूरिज्म इंटीग्रेशन हो गया, एजुकेशनल इंक्लूजन हो गया। वे फॉरवर्ड में हम उन सारी चीज़ों को लिखते हैं, हम सलाह देते हैं कि ऐसा होगा तो रिवाइव हो सकता है, ठीक है। आर्टिस्ट इंसेंटिव्स और इंटरनेशनल एग्जीबिशन करें। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवाइटलाइजेशन में, नाम से क्लियर है। अब इधर तो लिखने का मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी एक 2 लाइन लिख दिए ताकि बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा इसमें लिखना क्या है। एस्टेब्लिश डेडिकेटेड पटना कलम रिसर्च एंड द ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एक डेडिकेटेड पटना कलम रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हैं रिवाइटलाइज करने के लिए। टूरिज्म इंटीग्रेशन, टूरिज्म से इंटीग्रेट कीजिए इसको। लिंक पटना कलम विद द बिहार आर्ट सर्किट अलॉन्ग साइड मधुबनी एंड मंजूषा, सिंपल सी चीज़ है। एजुकेशनल इंक्लूजन, आप सिलेबस में इसको इंक्लूड कीजिए, ठीक है। मेरी एक भतीजी 2 क्लास में पढ़ती है, ठीक है, और भतीजा 1 क्लास में पढ़ता है। प्रॉब्लम यह है कि उन लोग को मधुबनी आर्ट के बारे में पता है लेकिन पटना कलम के बारे में नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसके बुक में दिया हुआ मधुबनी आर्ट लेकिन पटना कलम नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत बात है। आप इंक्लूड कर सकते हैं ना, ठीक है। एजुकेशनल इंक्लूजन कीजिए, इनकॉर्पोरेट इन स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी सिलेबस एज पार्ट ऑफ द बिहार हेरिटेज। आर्टिस्ट इंसेंटिव्स, जो इक्का दुक्का बच्चा हो उसको इंसेंटिव दीजिए आप। गवर्नमेंट स्टिपेंड्स ग्रांट एंड द ऑनलाइन प्रमोशन फॉर द प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, लिखते चले जाओ बेटर रहेगा। आगे चलते इंटरनेशनल एग्जीबिशन कीजिए आप, उसका इंपॉर्टेंस तो पता चले। शोकेस पटना कलम ग्लोबली टू अट्रैक्ट स्कॉलरली एंड कलेक्टर इंटरेस्ट। कंक्लूजन में क्या कहानी है, कंक्लूजन में 2-4 लाइन में कंप्लीट करेंगे। आप कुछ भी कंक्लूजन लिखो अपने तरफ से, क्या कहानी है बेटर क्या देखते हैं। पटना कलम रिफ्लेक्ट द फ्यूजन ऑफ द मुगल फाइनेंस को दिखा रहा है कि नहीं, लोकल सिंप्लिसिटी को दिखा रहा है, यूरोपियन रियलिज्म को दिखा रहा है। इट ट्रांसफॉर्म इंडियन आर्ट बाय शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द रॉयल कोर्ट टू कॉमन पीपुल, यही तो था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट। दो इट्स ग्लोरी फेडेड, धीरे धीरे ये फेड किया विद टाइम, पटना कलम रिमेन्स अ लिविंग टेस्टमेंट टू बिहार आर्टिस्ट जीनियस एंड इंडियाज इंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ कल्चरल अडेप्टेशन। ये था सिंपल सा कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपको कुछ दूसरा कंक्लूजन समझ में आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। हर एक डायमेंशन को कंप्लीट किया गया पटना कलम में। 38 नंबर का सवाल आएगा, किसी खास के बारे में अगर लिखने के लिए बोल दिया, ठीक है। सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है, इसका चैलेंजेस क्या क्या कहानी है उसके बारे में बताइए, या डिक्लाइन कैसे किया, मेन फीचर्स है इसका, ठीक है। 8-9 हम लोगों ने पढ़े। तो किसी खास के बारे में पूछा तो आपके पास कंटेंट है, आप आराम से लिख दोगे, आपको समझा दिया गया है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है आप, ठीक है। इतना कर लो बेटर, इससे ज़्यादा 4 पेज में पूरा है ये, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है पटना कलम में, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट के बारे में, ये भी 38 नंबर का पूछा जाता है, तो 38 नंबर का कंटेंट लेकर आएंगे आपके सामने और हर एक डायमेंशन को कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चा कहीं भी क्लास कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है, पेड लेक्चर में कहीं भी, वो जब पढ़ेगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि क्या करवाया जाता है। डिक्लाइन के बाद तो पहले वो घुसेगा ही नहीं आगे, डिक्लाइन तक उसका कहानी ख़त्म हो जाता है, उसका आगे है ही नहीं दुनिया उसका, ठीक है।
तो यहाँ पे हर एक चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से पढ़ो लिखो, ठीक है, पॉज करके लिखो, जैसे भी लिखो, लेकिन लिखो, लिख लोगे आपको याद हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पाल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1857 रिवोल्ट वगैरह धीरे धीरे एंट्री कर जाएंगे हम लोग। और अब लगातार लेक्चर आएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेक्चर नहीं आया था, ठीक है, वॉइस ही क्लियर नहीं था तो कहाँ से रिकॉर्ड कर पाते, ठीक है। चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इतना डिटेल में कहीं भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।